हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 5 surface chemistry is going on. In this chapter today we are studied about enzyme catalyst and mechanism of catalyst. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपको कैटेलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था और कैटेलिस्ट के टाइप्स आपको बताए थे। कैटेलिस्ट की जो वर्किंग प्रोसेस होती है उसके बेसिस पर कैटेलिस्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था और कैटेलिस्ट की जो फेज होती है ना, उस फेज के बेसिस पर उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। 2 टाइप्स में आपको बताया था होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो स्टूडेंट्स, आज हम कैटेलिस्ट जो होते हैं वो किस तरह से किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं या रिएक्टेंट्स को किस तरह से वो रिएक्शन करने के लिए इंड्यूस्ड करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम मैकेनिज्म ऑफ कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिज्म ऑफ कैटेलिस्ट। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स इसको हम आज। तो देखो, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटेलिस्ट। होमोजेनस कैटेलिस्ट की मैकेनिज्म किस प्रकार से हो सकती है, इसे हम चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, होमोजेनस जो कैटेलिस्ट होते हैं जिनमें आपको पता ही है कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट तीनों की जो फेज होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। या तो तीनों गैसियस स्टेट में होंगे या तीनों सॉलिड स्टेट में होंगे या फिर लिक्विड स्टेट में होंगे। इनकी फेजेज अगर इक्वल है तो यहाँ पर ये किस तरह से मैकेनिज्म करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब कोई भी कैटेलिस्ट को आप किसी भी रिएक्शन के लिए यूज़ करते हो तो वो जो कैटेलिस्ट होता है वो कैटेलिस्ट कोई भी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर, कोई भी एक, जैसे रिएक्टेंट आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो कोई भी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर वो इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमीडिएट बनाता है। और जो ये इंटरमीडिएट जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल इंटरमीडिएट फिर रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको हम? इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? कैटेलिस्ट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट व्हेन ऑफ कैटेलिस्ट form an intermediate with one of the रिएक्टेंट। कोई भी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर जो कैटेलिस्ट होगा वो क्या फॉर्म कर देगा? इंटरमीडिएट फॉर्म कर देगा, ठीक है ना। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है ये कैसा होता है? दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज अनस्टेबल। कैसा होता है? अनस्टेबल। और जब ये अनस्टेबल होता है तो क्या करेगा स्टूडेंट्स? किसी भी दूसरे रिएक्टेंट के साथ फ्रीली क्या कर देगा? रिएक्शन कर देगा। विच बिकम्स फ्री बाय रिएक्टिंग, which
becomes free by reacting, ये फ्री होता है किसी भी के साथ रिएक्टिंग विद अदर रिएक्टेंट्स, विद अदर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए फ्री होता है। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल चेक करते हैं बच्चों। जैसे देखो पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, SO2 के साथ रिएक्शन क्या थी हमारी, देखो कंप्लीट रिएक्शन आपको लिख देता हूँ मैं। कंप्लीट जो रिएक्शन थी, SO2 के साथ हमने रिएक्शन कराया था किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है ना। ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया था किसकी प्रेजेंस में, NO की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुआ था SO3, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन कराई थी हमने ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, और हमको ऑब्टेन हुई थी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तीनों गैसेस स्टेट में, इसलिए होमोजेनस है, ध्यान से चेक कर लेना। अब देखो क्या किस तरह से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, हाफ O2 लिख रहा हूँ मैं, इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का 1 एटम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कैटेलिस्ट के साथ, और कैटेलिस्ट के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये SO3। यही तो रिएक्शन है वो भाई, एक ही ऑक्सीजन तो जुड़ रही है इसमें, समझ आ रही है ना बात। एक ऑक्सीजन जुड़ रही है, और अगर मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के। तो यहाँ पर मैंने हाफ नहीं लगाया, समझ आ गई। हाफ क्यों लगाया, हाफ इसलिए लगाया क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है ना। तो देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे। ये जो कैटेलिस्ट लिया है आपने नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्शन करेगा, और ये फॉर्म कर देगा NO2। और जो ये NO2 यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये Na2 क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा है, अनस्टेबल। इसलिए तुरंत ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्टेंट के साथ। रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्शन कर जाएगा तो SO2 प्लस NO2 इक्वल टू यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा SO3 प्लस NO। आपको NO अगेन ऑब्टेन हो गया ना। जो आपने कैटेलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया था वो आपको रिएक्शन मिक्सचर में अगेन ऑब्टेन हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। समझ में आ रही है बात। इस तरह से इस रिएक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट्स ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो होमोजेनस कैटेलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और इन रिएक्शंस के बिटवीन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा चेक करो इसको ढंग से, नोट करिए आप। इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल यूज़ करता हूं मैं। तो देखो C2H5OH क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल। यहाँ पर कैटेलिस्ट यूज़ कर रहे हो आप H2SO4 और ये फॉर्म कर रहा है एस्टर। क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, एस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एथिल एथेनॉइट, ये एस्टर होता है। और ये एस्टर फॉर्म करने की जो रिएक्शन होती है ना, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है विलियमसन कंटिन्यूअस एस्टर प्रोसेस। क्या कहलाएगी, विलियमसन कंटिन्यूअस एस्टर सिंथेसिस कह दो। इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन कंटिन्यूअस
एस्टर सिंथेसिस, इस रिएक्शन को बोलते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म चेक करते हैं हम। मैकेनिज्म में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पर वहाँ पर देख रहे हो आप 2 एथिल हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम 2 लगा देंगे, प्लस H2O भी इसमें से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसको डम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर निकाल दो, चलो H2 प्लस H2, क्योंकि 2 OH निकलेंगे ना यहाँ से। अच्छा बच्चों, अब इसकी मैकेनिज्म चेक करते हैं। तो देखो C2H5OH, इसके साथ रिएक्ट करेगा कौन, H2SO4। कौन रिएक्ट करेगा, कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट अगर यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इसको मैं यहाँ, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्लस H2SO4, इंटरमीडिएट बना दो, C2H5HSO4, ये इंटरमीडिएट बन गया। C2H5HSO4 क्या बन गया, इंटरमीडिएट। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंटरमीडिएट। बाहर क्या निकल गया, एक H2O, भाई एक हाइड्रोजन तो यहाँ से आ गया और OH यहाँ से आ गया, तो H2O बाहर निकल गया, ये इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो इंटरमीडिएट है C2H5HSO4, ये एथेनॉल के दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करेगा। एक मॉलिक्यूल तो ये यूज़ कर लिया हमने एथेनॉल का, जो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूल एथेनॉल का इंटरमीडिएट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बना दो, प्रोडक्ट बना दो, C2H5O C2H5 और H2SO4 को रिमेन्स कर दो। H2SO4 कैटेलिस्ट जैसा जितना लिया था, जैसा लिया था वैसा ही आपको प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी के अंदर किस प्रकार से कैटेलिस्ट एक इंटरमीडिएट बनाकर ही रिएक्शन करता है। तो कैटेलिस्ट की कोई भी रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और इंटरमीडिएट जो होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, अनस्टेबल कंडीशन में होता है। अनस्टेबल कंडीशन में होने के कारण जो इंटरमीडिएट होता है वो तुरंत फ्रीली रिएक्शन करता है किसके साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। तो ये होमोजेनस कैटेलिस्ट की मैकेनिज्म आपने यहाँ पर स्टडी की है, होमोजेनस कैटेलिस्ट के लिए। तो देखो यहाँ पर ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पर जो ये एस्टर फॉर्म हुआ है ये भी कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो सब के सब लिक्विड स्टेट में, प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट भी और कैटेलिस्ट भी। इसलिए ये कैसा कैटेलिस्ट है, होमोजेनस फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और पहला वाला एग्जाम्पल भी लिया था वो भी फेज के अकॉर्डिंग कैसा था, होमोजेनस। क्लियर है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और हम हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट के लिए देखते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। ओके, नोट करो। हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट के लिए स्टूडेंट्स यूज की जाती है एडसॉर्प्शन थ्योरी। तो देखो ये होमोजेनस के लिए आपने चेक किया, और अब हम देखते हैं हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट। एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट। हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट के लिए एडसॉर्प्शन थ्योरी का यूज़ करते हैं। एडसॉर्प्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है समझ गए होंगे आप लोग, कि इस प्रोसेस के अंदर एडसॉर्प्शन कराना है आपको। तो एडसॉर्प्शन कराने के लिए हमको क्या चाहिएगा, कोई भी दूसरा ऐसा कंपाउंड चाहिएगा जिसकी सरफेस पर हम एडसॉर्प्शन करा सकते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गैसेस जो होती हैं, अगर गैसेस की हमको रिएक्शन करानी है तो गैसेस का रिएक्शन कराने के लिए हम सॉलिड कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं। सॉलिड कैटेलिस्ट का जब यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है
कि जो गैसेस होती हैं वो सॉलिड कैटेलिस्ट की सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाती हैं और एडसॉर्ब होकर वहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है और इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद वहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर नोट करता हूँ मैं कि मैनी गैस रिएक्शन gases reaction takes place, गैसों की जो रिएक्शन होती है वो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट ड्यू टू, कारण क्या है, क्योंकि गैस जो होती है ना, गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन काफ़ी वैकेंसी होती है कि नहीं होती है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर रखे होते हैं, उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो वैकेंसियाँ ज़्यादा होती हैं। वीक वांडरवाल फोर्सेस होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। Due to free valencies the molecules of reactant, due to free valencies, गैस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो वैकेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये गैसों की जो रिएक्शन है वो सॉलिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अच्छी होती है, यानी कि ज़्यादातर हम यूज़ सॉलिड कैटेलिस्ट करते हैं इनके लिए। ठीक है ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर एडसॉर्ब्ड, द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, गैस। द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट आर adsorbed at the surface of solid catalyst, at the surface of solid catalyst। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो किसकी सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाएंगे, सॉलिड सरफेस की सॉलिड जो कैटेलिस्ट है उसके सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाएंगे और एडसॉर्ब होकर क्या बना लेंगे, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना देंगे बेटा, केमिकल बॉन्ड। सॉरी, बाय बॉन्डिंग विद एक्टिव मॉलिक्यूल्स, बाय बॉन्डिंग विद एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। दीज मॉलिक्यूल्स फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद, दीज मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बनेंगे कहाँ पर, बॉन्डिंग कहाँ पर हो गई, सॉलिड की सरफेस पर, और सॉलिड की सल्फेट पर जो बॉन्डिंग हो चुकी है किसकी, कैटेलिस्ट की और रिएक्टेंट की। कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट की बॉन्डिंग के कारण वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। क्या हो चुका है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो चुका है बेटा। और मॉलिक्यूल्स फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कैटेलिस्ट, फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कैटेलिस्ट, विद कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के साथ ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर चुका होता है, विच आर डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, विच आर डिकम्पोज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है एडसॉर्प्शन थ्योरी का, ये पाया जाता है हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट में।
तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप इसको ध्यान से सुनो। हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट में जो एडसोर्सन थ्योरी है उसका यूज गैसेस जो होती हैं रिएक्शन करने में, गैसों के रिएक्शन कराने में हम यूज़ करते हैं। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जब गैसेस को आप एज ए रिएक्टेंट की तरह यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप सॉलिड कैटेलिस्ट को डालते हो। सॉलिड कैटेलिस्ट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आकर गैसेस एडसॉर्ब हो जाती हैं। जब गैस सॉलिड सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाती है तो उनके बिटवीन बॉन्डिंग हो जाती है। गैस के मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस, उन दोनों के बिटवीन जब बॉन्डिंग हो जाती है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो बहुत ही एक्टिवेटेड होता है, बहुत ही एक्टिव कंपाउंड बनता है। और वो एक्टिवेटेड कंपाउंड जो होता है वो तुरंत क्या करेगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। एक्टिवेटेड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट होते हैं उनके अंदर ये एडसॉर्प्शन थ्योरी काम करती है। तो बच्चों आपने देखा है कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट जो होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है, उनके जो काम करने का तरीका होता है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट होता है। होमोजेनस कैटेलिस्ट में तो आप इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हो और हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो प्रोडक्ट फॉर्म करता है हेट्रोजेनस में, और इंटरमीडिएट जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए दूसरे किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके डियर्स, ये आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये हेट्रोजेनस और होमोजेनस दोनों की मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एंजाइम कैटेलिस्ट की। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंजाइमिंग कैटेलिस्ट के बारे में। तो आप इसको नोट कीजिए। तो देखो डिस्कस करते हैं बेटा अब हम एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटेलिस्ट, एंजाइम कैटेलिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स एनिमल और प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लिविंग बॉडी जो होती है, लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए इनको हम एंजाइम कैटेलिस्ट बोलते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होंगी उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे आप, बायोकेमिकल रिएक्शन। एनिमल और प्लांट बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इन बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, रेट को चेंज करना। चेंज करने का जो काम होता है वो किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। इसलिए एंजाइम्स को बायोकैटेलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हो आप, बायोकैटेलिस्ट बोल सकते हैं। एंजाइम जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, एंजाइम्स हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एंजाइम्स हायर मॉलिक्यूल है किस किस के, एंजाइम्स किसके बने होते हैं बताओ, नाइट्रोजन के और प्रोटीन के। नाइट्रोजनस और प्रोटीनस कंपाउंड होते हैं, हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम्स, ठीक है ना। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स डिफरेंट रिएक्शन में आपकी हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जैसे डाइजेशन में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं। डिफरेंट ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जो हार्मोन्स और एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडी के अंदर वो सब के सब एंजाइम सीक्रेट करती हैं।
और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये डिफरेंट जो केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस होती है आपकी बॉडी के अंदर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, उनको आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में या उनको डिकम्पोज करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है एंजाइम्स का। तो इनके रोल को हम यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये पता लग जाना चाहिए कि एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के बने होते हैं या प्रोटीजिनस कंपाउंड होते हैं, और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर किया जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ पर होती हैं, प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर हो सकती हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको हम बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर होती हैं और उसमें कौन सा एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ होता है। एंजाइम कैटलिस्ट को यूज़ करने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी ऑटोमेटिकली इन कैटलिस्ट का यूज़ करती है और उन कुछ तो पॉइजनस कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, उन पॉइजनस कंपाउंड्स को जो ज़्यादा पॉइजनस होते हैं उनको लो पॉइजनस में कन्वर्ट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है और फिर आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो नोट करते हैं, एंजाइम्स आर हाई मॉलिक्यूल वेट, एंजाइम्स आर higher molecular weight, nitrogenous and proteinous, nitrogenous and proteinous molecule, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, प्रोटीनियस लिखो, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल विच हैव थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है बच्चों, थ्री डायमेंशनल। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, थ्री डायमेंशनल। और ये कैसे कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजनस एंड प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम, हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे नाइट्रोजनस और प्रोटीन मिलकर एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, दीज आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये एनिमल और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ एंजाइम इज, द डायमीटर ऑफ एंजाइम इज 10 to 100 नैनोमीटर। एंजाइम का जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, यानी कि एंजाइम के बारे में कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर आपको लिखी जा रही है। एंजाइम क्या होते हैं पूरी जानकारी आपको दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। दीज हैव ए स्पेसिफिक नेचर, दीज हैव स्पेसिफिक नेचर। देखो स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कि एक ही एंजाइम सभी रिएक्शनों को कैटेलाइज नहीं करेगा। हर रिएक्शन का यानी कि हर कंपाउंड को, हर रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है। एक ही एंजाइम सारे कंपाउंड को डिकम्पोज नहीं करता है, सबके जो एंजाइम हैं कंपाउंड्स के, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उनका डिकम्पोज करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनकी नेचर को स्पेसिफिक माना जाता है। विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, विच
act as catalyst in biochemical reaction। ये जो एंजाइम होते हैं ये बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं वो एंजाइम होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोल सकते हैं। मैं बोल रहा था अभी आपको, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल कैटालिसिस। This process is called biochemical catalysis। बायोकेमिकल कैटालिसिस क्या हो गई, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए दोज कैटेलिस्ट विच एक्ट एज दोज सब्सटेंस विच एक्ट एज कैटेलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बायोकेमिकल कैटेलिस्ट एंड दिस फिनोमेना इज also called as biochemical catalysis। The substance which are used in biochemical reaction as an catalyst are called enzymes। ठीक है, उनको क्या बोलोगे स्टूडेंट्स आप, एंजाइम्स बोलेंगे। अब देखो एग्जाम्पल्स के तौर पर इनको यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में चेक करते हैं स्टूडेंट, चेंज ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। चेंज ग्लूकोज इनटू एथेनॉल बाय जाइमेज एंजाइम। देखो जाइमेज एक एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, और ये जाइमेज एंजाइम, ये जो जाइमेज एंजाइम होता है ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल में। आपकी बॉडी के अंदर होती है प्रोसेस, ठीक है ना। आप जो फूड ऑब्टेन करते हो, फूड का जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उससे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं आपकी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये ग्लूकोज का जब डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। और जब आपको एनर्जी मिलती है तो ग्लूकोज का जब डिकम्पोजिशन होता है तो एनर्जी आपको मिल चुकी है, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, वो होगा एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या है, एथेनॉल क्या है, आपका वाइन का मेन प्रोडक्ट है कि नहीं है कि नहीं है, वाइन का मेन प्रोडक्ट। तो आप लोगों को वाइन से क्या होता है, नशा होता है। और जब आप खाना खा लेते हो तो आपको क्या होता है, खाना खाने के बाद नशा आता है कि नहीं आता है। तो खाना खाने के बाद नशा क्यों आता है, खाना खाने के बाद आपने जो ग्लूकोज ऑब्टेन किया है उसका क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। डिकम्पोजिशन होने के बाद उससे एथेनॉल फॉर्म हुई है, वो एथेनॉल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो आपको नशा करती है, जिससे आपको नींद आती है, आलस आता है, ठीक है ना। तो ये जो जाइमेज एंजाइम होता है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है किस में स्टूडेंट्स, एथेनॉल में। तो देखो C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, और ये जाइमेज एंजाइम कैटलिस्ट की फॉर्म में आ गया। ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है C2H5OH किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर। और प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और निकलती है, साथ में और कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रोसेस है ये बायोकेमिकल कैटालिसिस की प्रोसेस है, और इस बायोकेमिकल कैटालिसिस की प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ किया गया है वो है जाइमेज एंजाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करते हैं।
आपकी बॉडी के अंदर होने वाली और एक प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ये किसके द्वारा होता है? बाय यूरिएज एंजाइम। ये कौन से एंजाइम के द्वारा होता है स्टूडेंट्स? यूरिएज एंजाइम के द्वारा होती है प्रोसेस। हाइड्रोलाइसिस किसका? यूरिया का। अब यूरिया का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है? तो देखो यूरिया का फॉर्मूला NH2C11O NH2, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए इसका, प्रेजेंस यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगी स्टूडेंट्स अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस। क्या क्या ऑब्टेन हो रही है आपको? अमोनिया और CO2 गैस, ठीक है ना। अब यूरिएज एंजाइम की हेल्प से ये रिएक्शन आपको कंप्लीट होती है। देखो यूरिया जो होता है वो मच पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, तो ये आपकी बॉडी को नुकसान कर सकता है। इसलिए यूरिएज एंजाइम इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और अमोनिया को आपकी बॉडी से बाहर रिलीज करते समय भी इसको आपकी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को रिलीज करते हैं एज एक्सक्रीशन सब्सटेंस, उनको अमोनोटैलिक बोलते हैं स्टूडेंट्स। एक्सक्रीशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये अमोनोटैलिक जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह होते तो लिविंग बीइंग्स ही हैं ना, तो ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो अमोनिया को रिलीज करते हैं एज ए एक्सक्रीट सब्सटेंस, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। तो स्टूडेंट्स ये एक नेक्स्ट एग्जांपल हो गया जो बॉडी के अंदर यूरिया को यूरिएज एंजाइम की हेल्प से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एंजाइमिक कैटेलिस्ट होगी। और भी मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नोट करता हूँ, आप पहले इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, करो नोट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। थर्ड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का क्या कर रहे हैं आपको? डिकम्पोजिशन किस में? इनटू माल्टोज, इनटू माल्टोज बाय डाइस्टेज एंजाइम। एंजाइम का नाम यहाँ पर है डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम की हेल्प से हम स्टार्च का डिकम्पोजिशन करेंगे किसके अंदर? माल्टोज शुगर के अंदर। माल्टोज एक शुगर होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स स्टार्च लीजिए, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। C6H10O5 का होल N, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले रहे हैं, प्लस H2O इक्वल टू, आप यहाँ पर एंजाइम लेंगे डाइस्टेज, ठीक है ना। ये क्या हो गया? स्टार्च हो गया। स्टार्च का डिकम्पोजिशन करना है किसकी प्रेजेंस में? माल्टोज की, सॉरी डाइस्टेज की प्रेजेंस में, और इसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये आपको स्टूडेंट्स ऑब्टेन हो चुकी है क्या? माल्टोज शुगर, ठीक है ना। तो स्टार्च जो आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे आपके पोटैटो में प्रेजेंट होती है, आपके राइस के अंदर प्रेजेंट होती है, फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, चपातीस वगैरह जो होती हैं उनके अंदर जो स्टार्च होती है उसको पहले डाइस्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है माल्टोज में, और उसके बाद माल्टोज का डिकम्पोजिशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है ना। फिर आपकी बॉडी को एनर्जी ऑब्टेन होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, डिकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज। डिकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज बाय इन्वर्टेज
एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं किसका बच्चों? सुक्रोज का। ठीक है ना। तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज भी एक शुगर है एक प्रकार की, और इसका डिकम्पोजिशन करते हैं स्टूडेंट्स। सुक्रोज का फॉर्मूला लेते हैं हम C12H22O11। डिकम्पोजिशन कर रहे हो आप इसका, और डिकम्पोजिशन कर रहे हो या हाइड्रोलाइसिस कर दो, कुछ भी कर दो। H2O इक्वल टू एंजाइम कौन सा लेना है आपको? इन्वर्टेज। और जब सुक्रोज का डिकम्पोजिशन होता है तो आपको ऑब्टेन होने वाले जो कंपाउंड है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है थोड़ी सी। ठीक है ना। आप अपने जो चैप्टर 17 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके अंदर आप इनके स्ट्रक्चर्स और इनके डिफरेंस को समझ पाओगे। तो इनका फार्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फार्मूला। तो आपने यहाँ पर क्या किया है? सुक्रोज का डिकम्पोजिशन किया है, और सुक्रोज का डिकम्पोजिशन करने के बाद आपने इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ऑब्टेन किए हैं यहाँ पर क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है ना। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स और हम देख सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, बॉडी के अंदर प्रोटीन्स आप लेते हो, ऑब्टेन करते हो कि नहीं करते हो? भाई डिफरेंट टाइप के जो फूड हम ऑब्टेन करते हैं उनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी नहीं कर सकती। तो प्रोटीन्स को और विटामिन्स को हमने बाहर से इनटेक करना होता है फूड के साथ। जब बाहर से आप इनको इनटेक कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पर इस प्रोटीन का क्या होना चाहिए? डाइजेशन होना चाहिए। और प्रोटीन का डाइजेशन अगर होगा तो प्रोटीन के डाइजेशन से हमको क्या ऑब्टेन होने वाले हैं? अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन होंगे। तो प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एक एंजाइम होता है आपकी बॉडी में, और वो कौन सा एंजाइम होता है स्टूडेंट्स? पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम इसको प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमाइनो एसिड्स में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग्स है, चाहे वो प्लांट हो, प्लांट यानी कि प्लांटेशन की पूरी जो फैमिली है उसके अंदर से कोई सा भी प्लांट हो, इसको भी लिविंग बीइंग्स मानते हैं हम, प्लांट्स को भी। और कोई भी क्रिएचर है, क्रिएचर मीन्स छोटे से छोटे जीव से लिए माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर आप लोग जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो ह्यूमन बीइंग्स तक, सबके सब लिविंग बीइंग्स हैं। इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स स्टूडेंट्स काम करते हैं कैटेलिस्ट का। तो इन सभी लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है वो सब के सब बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, और इन बायोकेमिकल्स को प्रमोट करने वाले या डिमोट करने वाले या इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। इसलिए एंजाइम्स को हम बोल सकते हैं बायोकैटेलिस्ट। ठीक है। तो एंजाइम्स के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। एंजाइम्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स? 3 डायमेंशनल। एंजाइम्स जो होता है उसका डायमीटर कितना माना गया है? डायमीटर माना गया है 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। एंजाइम का डायमीटर कितना माना गया? 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। ठीक है ना। एंजाइम एक जो होता है, एक जो एंजाइम होता है उसकी जो एक्शन प्रोसेस होती है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पर 5th एग्जाम्पल्स नोट किए हैं, और सभी एग्जाम्पल्स में आपने यहाँ पर चेक किया होगा कि सब के लिए अलग एंजाइम्स हमने यूज़ किया है। इट मीन्स
प्रत्येक जो रिएक्टेंट आपकी बॉडी में होता है, सभी रिएक्टेंट्स के लिए डिफरेंट एंजाइम होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए एंजाइम्स की जो रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक विशेष अभिक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स का या कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। क्लियर? इसलिए इसकी रिएक्शन को क्या माना जाता है? स्पेसिफिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये एंजाइमिक कैटलिस्ट आज आपने यहाँ पर स्टडी किए हैं। अब हम एंजाइम कैटलिस्ट की क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं डिफरेंट रिएक्शन पर, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एंजाइम कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आप एंजाइम्स को ठीक ढंग से स्टडी करेंगे, इनको नोट्स बनाइए। और एक मैं ये बात और कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करो। वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।